गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारियों के साधन। क्रांतिकारियों के साधनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्रांतिकारियों ने कौन कौन से साधन अपनाए जिसके द्वारा उन्होंने क्रांति की अपनी गतिविधियों को, कार्यप्रणाली को गति प्रदान की, उसमें तेजी लाई। चाहे उसमें डकैती थी, चाहे उसमें बम बनाना था, युवाओं को जागृत करना था, चाहे अपने साहित्य के द्वारा उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, चाहे उन्होंने अपनी सेना, भारतीय सेना बनाने की तरफ जोर दिया, अपनी संपत्ति बेची, घर छोड़ा। ये सब कुछ उनके कार्य प्रणाली का हिस्सा थी। इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। क्रांतिकारियों की मान्यता थी कि भारतीय सैनिकों की एक सेना गठित की जाए जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांतिकारियों को सहयोग दे और अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भागने के लिए मजबूर करे। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि वो उन विदेशी शक्तियों का सहारा ले जो अंग्रेजों के विरुद्ध हैं, ताकि उनके द्वारा अपनाए गए साधनों, उनके द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली को और ज्यादा मजबूती मिले। इसके लिए उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ अपील की कि वो ब्रिटिशर सेना के साथ रहते हुए विद्रोह की स्थिति कायम कर दे। भारतीय सेना बनाने की उन्होंने सोची ताकि आने वाले समय में भारतीय सेना जब विद्रोह करेगी तो अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ सकेंगे। तो सैनिक विद्रोह उन्होंने पहला हथियार, पहला साधन, पहला तरीका अपनी कार्य प्रणाली का निश्चित किया, जिसके द्वारा सैनिक विद्रोह करके यहाँ से सरकार को कभी भी भागने के लिए मजबूर कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे। दूसरा था हत्याएं। दूसरा उन्होंने कोशिश की कि जो भी सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के मुखबिर हैं, जो उनको क्रांतिकारी गतिविधियों की सूचनाएं पहुंचाते हैं या फिर सरकार के चापलूस होते हुए सरकार से थोड़ी सी भेंट के बदले में अपने देश के ही साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्रांतिकारियों ने उनको ढूंढा और उनको ढूंढ करके उनको सजाएं दी, सजाए मौत दी, उनको मार दिया, उनको उनकी हत्या ही कर दी। तो इस तरह से दूसरा तरीका अपनाया उन्होंने कि उन अधिकारियों और उन सरकारी मुखबिरों को मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या फिर गुप्त सूचनाएं दे रहे हैं। तो इस सब में उन्होंने कुछ एक भारतीय चापलूस लोगों की भी हत्याएं की। और अंग्रेज अधिकारियों की बात करें तो जैसे चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड, प्ले कमिश्नर जो थे, और उनके साथ ही आयस्ट की गोली मार करके हत्या कर दी। और इसी जो है दायरे में और भी बहुत सारी हत्याएं की गई, जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष के बम का निशाना बने एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो उनके बम का निशाना बने, लेकिन वो बच गए थे। तो इस तरह से उन्होंने अगला जो तरीका था, अगला जो साधन था वो अपनाया अंग्रेज अधिकारियों की और उनकी हत्याएं करने का, उनके मुखबिरों की हत्याएं करने का। तो इसमें उन्होंने ढाका के मैजिस्ट्रेट मिस्टर एलन की भी हत्या की थी। अगला है बमों का प्रयोग। उनको पता था अब कि आम जो साधन हम अपनाने वाले हैं या फिर आम जो हम गतिविधियां कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के उससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने ये हिंसा के तरीके अपनाए थे। तो यहाँ पे विभिन्न क्रांतिकारियों ने बमों का प्रयोग करना उचित समझा। ब्रिटिश सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए, क्रांति की गूंज को पहुंचाने के लिए उन्होंने बमों का सहारा लिया। विभिन्न क्रांतिकारियों ने इकट्ठे होकर के धन इकट्ठा किया और उससे बम बनाने के कारखाने खोले। अपनी सारी संपत्ति बेच करके जो है वीरेंद्र कुमार घोष ने वो वहां गए, विदेश गए, वहां से जो है उन्होंने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया, वापस भारत आए और फिर जो है उन्होंने बम बनाने का अपना एक कारखाना खोला जिसमें देसी तरीके से बम बनाना उन्होंने शुरू किया। और बंगाल के, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर
पे उन्होंने ये जो है अपने बम के द्वारा एक प्रयोग भी किया उसको मारने के लिए। इस तरह से उन्होंने स्वयं तो बम बनाना सीखा, इस साथ ही उनके जो साथी गण थे, नवयुवक थे, क्रांतिकारी थे, उनको भी बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता। बम ही नहीं, हथियार, गोला बारूद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता। बहुत सारे बारूद बनाने के कारखाने भी उन्होंने शुरू किए। ये सब अंग्रेज सरकार को यहाँ से खदेड़ने के लिए हो रहा था, यहाँ से पूर्ण रूप से भगाने के लिए हो रहा था। इसके लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा करना सोचा और उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी। उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैलाए, धन इकट्ठा किया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने और तरीके सोचे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। चौथा, उन्होंने जो है क्या किया, डकैतियां की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नवयुवक अपना घर बार छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके जब देश सेवा की, देश प्रेम की राह पर चले थे तो उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी बम बनाने के लिए, सरकार के खिलाफ हथियार इकट्ठे करने के लिए, गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए, एकजुट होने के लिए, अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो आज़ादी था, स्वतंत्रता था। तो इसके लिए जब उन्होंने अपनी जो कोशिशें तैयार की, कोशिशों पर वे चले तो उन्हें धन की बड़ी कमी महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने कुछ एक अमीर भारतीयों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार के डर से जो लोग चंदा दे सकते थे उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि उनको डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उनके द्वारा सहन किए जाने वाले जुल्म से। तो वो चंदा नहीं दे पाए। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो क्रांतिकारी थे उन्होंने डकैतियां डालनी शुरू कर दी। वे अमीर घरों में जा कर के डकैतियां डालते थे और वहां पे जा कर के वो डाके डालते और उनके धन को लूट लेते और वहां पे एक पत्र छोड़ देते कि जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा तो आपके धन को सूद समेत लौटा दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, कई समयों पे देखा कि उन्होंने ऐसा किया भी। इसके साथ साथ जब यहाँ से भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो ब्रिटिशर धन को, उनके जो है ट्रेनों को लूट लिया गया, जिसमें काफी सारा ब्रिटिश माल जो है वो लूट लेते थे, डाका डाल लेते थे। इसमें हम बात कर सकते हैं प्रफुल्ल चाकी की या खुदीराम बोस की, जिन्होंने ब्रिटिश धन को लूटने के लिए डाके डाले थे। प्रमुख जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर सकते हैं, जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था और डाका डाला था। तो इस तरह से ये जो डकैती का विषय है, इस बात को लेकर के क्रांतिकारियों में मतभेद है। इसमें एक तो ये पक्ष रखा गया है कि कई बार डाका डालने से क्रांतिकारियों के मन में लालच आ जाता या फिर वो दोबारा से उन लोगों का धन नहीं लौटा पाते थे जो निजी वो लूटते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल जो है हट के कही गई है। ऐसा क्रांतिकारियों ने बिल्कुल नहीं किया था कि वो उन्होंने अपने लालचवश किया था। उन्होंने जब अपना घर, अपनी संपत्ति, सब कुछ देश के लिए बेच दिया और यहाँ तक कि लोगों के सामने हाथ फैलाए, चंदा इकट्ठा किया, लेकिन जब फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हुई तब उन्होंने ये डकैती का मार्ग चुना था। और इस पे चलते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी दी और उनको मौत के घाट भी उतार दिया गया। तो इस तरह से विभिन्न गतिविधियों के तहत ये डकैती भी मुख्य रूप से गतिविधि रही उनकी, जिसके तहत सरकार के वो और ज्यादा दुश्मन बनते चले गए। उसके बाद है बलिदान। अगला जो उनका हथियार था, साधन था, वो था बलिदान। वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। युगांतर वारिंद्र कुमार घोष द्वारा युगांतर पत्र में अपने जो क्रांतिकारी विचार दिए गए थे उसमें यही था। वो लिखता है कि कम से कम अपने जीवन में ऐसे तो ना मरो, मरने से पहले कम से कम इस जो भारत देवी है, भारत माता है, इसको एक बलि दो, एक अंग्रेज की बलि दो। अपने जीवन को कम से कम इतना तो व्यर्थ मत गवाओ कि तुम अपने जीवन में जो है आए हो और ऐसे ही जो है मरो। तो इस तरह से इन बातों से विभिन्न युवा वर्ग को काफी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उत्तेजित करने में उन्होंने सहायता पहुंचाई। तो बलिदान के लिए वे स्वयं भी तैयार रहते थे। उनके
समूह में जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें भी वो वही भावनाएं भरते थे। इस तरह से देश का युवा वर्ग जो क्रांतिकारी मार्गों पे चल पड़ा था, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने में कभी कसर नहीं छोड़ी। और उन विभिन्न क्रांतिकारियों में, उन बलिदानियों में हम नाम ले सकते हैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का, या फिर मोहन सिंह भकना का, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिसमें मदन लाल ढींगड़ा, करतार सिंह सराभा का हम नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, कठोर यातनाएं सही और बहुत ज्यादा जुल्म और सितम सहे अंग्रेज सरकार की। आगे हम बात कर सकते हैं साहित्य की, कि उनके द्वारा लिखा गया साहित्य, जिसमें हम विभिन्न पत्रों की बात कर सकते हैं। संध्या, युगांतर, या फिर वंदे मातरम, नव शक्ति, ये उस समय क्रांतिकारियों के पत्र थे जो क्रांति की भावना से ओतप्रोत होकर के लिखते थे। अकेले युगांतर की एक दिन में 50,000 कॉपियां बिकती थी, 50,000 प्रतियां बिकती थी। इसके अतिरिक्त जो अन्य पत्रों की हमने बात की है उनकी जो है बिक्री वो अलग थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की गतिविधियां काफी लोकप्रिय होती जा रही थी आम जनजीवन में। उनका मुख्य लक्ष्य ही ये था कि किसी भी तरीके से लोगों में जागृति लाई जाए। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तभी वो अपने देश के आजादी के लिए आगे कदम उठाएंगे या आगे आएंगे, अपना योगदान देंगे। तो उन्होंने उनको जागृत करने के लिए साहित्य का सहारा लिया, पत्रों का, समाचार पत्रों का सहारा लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत जुल्म ढाए लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे और साहित्य, अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा, अपने विभिन्न क्रांतिकारी पत्रों के द्वारा जनता में जन जागृति लाने की पूर्ण कोशिश वो करते रहे। अगला जो है लास्ट हम बात कर सकते हैं क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली में गुप्त समितियां और सभाएं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी गुप्त समितियां और सभाएं बना ली गई, उनका गठन कर लिया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक तरह की चुनौती थी। उसमें नाम ले सकते हैं अभिनव भारत का, अनुशीलन समिति का, युगांतर पार्टी का, सरस्वती समिति का, और भी ऐसी ही बहुत सारी सभाएं थी, समितियां थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युवकों को जागृत करने के लिए या विभिन्न जो अपने हथियार इकट्ठा करने के लिए, बम बनाने के लिए, डकैतियां डालने के लिए, नवयुवकों को आगे प्रेरित करने के लिए जो गठित हुई थी गुप्त समितियां और सभाएं, जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दमन को उनको सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपनी कार्यप्रणाली से पीछे नहीं हटे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए सैनिक विद्रोह का सहारा लिया, ब्रिटिश अधिकारियों की, उनके मुखबिरों की हत्याएं करने की सोची, बमों का प्रयोग किया जिसमें उन्होंने शुरुआत की बम बनाने के कारखाने से, फिर उन्होंने डकैतियां डाली और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन के बलिदान को भी जो है पीछे नहीं वो हटे, अपने जीवन के बलिदान के लिए भी वो तैयार रहे, जीवन के अर्पण के लिए भी वो तैयार रहे। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य के द्वारा नव युवकों को जागृत करने के लिए उनको चेताने की कोशिश की, गुप्त समितियां और सभाएं बनाई गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों ने विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला करके रख दिया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विभिन्न अधिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो पहले ही तैयार थे और ये मन बना करके आए थे, या तो मारेंगे या फिर मरेंगे। तो ये मन बना करके आने वाले उन देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान देते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी वो पीछे नहीं हटे। तो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे उन्होंने गतिविधियों को अंजाम दिया, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप पढ़ के देखेंगे। थैंक यू।